हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं संदीप खरवार और आप लोगों का स्वागत है वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यह कूलाम का नियम। हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से कूलाम के नियम को परिभाषित कर सकते हैं, कैसे कूलाम के नियम का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं और कूलाम के नियम का कब खोज किया गया, किसने किया था। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो कूलाम का नियम था, ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम, जिनका पूरा नाम था चार्ल्स आंगस्टन डे कूलाम। ठीक है। और इन्होंने एक नियम दिया था जिसके नियम का नाम पड़ गया था उन्हीं के नाम पर, कूलाम का नियम। ठीक है ना। अब वो नियम जो था किसके बारे में दिया था, तो ये जो नियम था ये आवेशों के, यानी कि आवेशित बिंदुओं के बारे में दिया गया था कि अगर दो किसी आवेशित बिंदुओं को एक जगह पर रखा जाए तो उनके बीच क्या परिघटनाएं होंगी। ठीक है ना। तो इन्हीं के बारे में एक प्रयोग किया गया। और किसने किया, तो चार्ल्स आंगस्टन डे कूलाम। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक, यानी कि फ्रांस के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे। और इन्होंने यही प्रयोग किया, यानी कि दो आवेशों को एक जगह पे रखा और ये देखा कि उनके बीच कुछ प्रक्रियाएं हो रही है। ठीक है ना। और उसी प्रक्रिया को इन्होंने डिफाइन करके बोला कि यह क्या है, एक नियम है, और उस नियम को इनके नाम पर बोला गया कूलाम का नियम। ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका नाम क्या है, कहाँ के थे, कब इन्होंने खोज किया था, तो ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा। तो इनका पूरा नाम था चार्ल्स आंगस्टन डे कूलाम। चार्ल्स आंगस्टन डे कूलाम। ये इनका पूरा नाम है। और ये कहाँ के थे, तो ये थे फ्रांस के थे, जिनको कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक बोला जाता है। ठीक है ना। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। और ये जो है कब इन्होंने खोज किया था कूलाम के नियम का, तो कूलाम के नियम का इन्होंने सन 1785 ईस्वी में किया था खोज। कहीं कहीं आपको गूगल पर मिल सकता है सन 1780 मिल सकता है, लेकिन किताबों में आपके दिया गया है सन 1785 ईस्वी में। तो सन 1785 ईस्वी में इन्होंने जो है कि किसका, तो कूलाम के नियम का खोज किया था। ठीक है। कूलाम के नियम में क्या बताया गया, तो दो आवेशों के बीच होने वाली क्रियाओं के बारे में बताया गया था कि उनको अगर एक दूसरे के नजदीक रखा जाए तो इनके बीच क्या प्रक्रिया होंगी। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या प्रक्रिया होंगी, किस प्रकार से उसको समझना है, परिभाषित कैसे करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि आपका आ चुका है यहाँ पे परिभाषा, और परिभाषा को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है ना। हमें रटना एकदम नहीं, बस एकदम समझ के जाना है। ठीक है ना। तो कैसे याद करना है इस परिभाषा को, हम याद समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका ये परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि अगर जो कूलाम का नियम है इसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे परिभाषा है कि किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, वह उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या आपको ये समझना है कि अनुक्रमानुपाती शब्द आ रहा है, इसका मतलब क्या है, व्युत्क्रमानुपाती शब्द आ रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक। तो कहने का मतलब कि जब कोई दो बिंदु आवेश, कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर एक बिंदु आवेश है और ये एक बिंदु आवेश, कहने का मतलब कोई दो बिंदु है और उस पर आवेश स्थित है। तो पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, और इस पर आवेश का मात्रा Q1 है और इस पर आवेश का मात्रा Q2 है। तो इन दोनों को जब आपस में नजदीक रखा जाएगा तो इनके बीच एक फोर्स बल लगता है। ठीक। तो अब ये कहा गया है अनुक्रमानुपाती शब्द, तो ये किसके किसके लिए, तो इस बल के लिए और इनकी मात्राओं के लिए। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होता है तो उनका जो अनुपात होता है, वह अनुपात इनके आवेशों की मात्राओं के अनुपात के जब बराबर होता है तो उन्हीं को कहा जाता है कि अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इनके जो बल लगने वाले हैं वह क्या होते हैं, इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, तथा इनके बीच का जो दूरी होता है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, और उल्टा का मतलब क्या, कि अगर यहाँ पे हम कहें कि r ऊपर है ऐसे, तो इसको कहेंगे व्युत्क्रम लिखिए, तो आप क्या रेसिप्रोकल इसका कर देंगे 1/r। अगर वह r स्क्वायर है, मतलब r का वर्ग है, तो यहाँ पर आप इसका रेसिप्रोकल क्या करेंगे, तो r के स्क्वायर 1/r स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये इसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है ना। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। और इसमें बोला गया क्या, कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो वर्ग का मतलब उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 घात कर देंगे जैसे कि ये, और इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/r। ठीक है ना। तो इसके व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है, तो उसके बीच लगने वाला बल होता है। तो सेम आपको बस क्या करना है, इसका अगर आपको फॉर्मूला याद हो जा रहा है तो परिभाषा अपने आप बना सकते हैं। ठीक। यदि आपको चित्र याद हो जाता है तो उससे भी आप परिभाषा अपने आप बना सकते हैं। यदि आपको परिभाषा याद हो गया तो सूत्र को बना सकते हैं और चित्र को भी बना सकते हैं। ठीक है ना। मतलब अगर कोई एक चीज आपको याद हो गया तो आप तीनों चीजों को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको जो सिंपल लगे उसके लिए करेगा। जैसे चित्र से अगर बोलना चाहे तो चित्र को क्या बोल सकते हैं, यदि किसी दो बिंदु आवेशों को नजदीक रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला बल F
ठीक है, उनकी मात्राओं Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे आप बोल सकते हैं इस परिभाषा को, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अगर आपको फॉर्मूले से बोलना है तो फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लेते हैं और कैसे इससे हम इसका परिभाषा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए ये चीज जो बताया गया है F है, F से बल होता है फोर्स, और यहाँ पर ये जो चिन्ह बनाया गया है इसको बोलते हैं क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब इसका मतलब अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इन आवेशों के बीच लगने वाला बल इनके मात्राओं की गुणनफल, यहाँ पर क्या है ये गुणा मानेंगे और ये गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। कौन, तो उसके बीच लगने वाला बल। तो आप यहाँ पर 1 देखेंगे तो बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती और वह बटा में नहीं तो अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पर इनकी मात्राओं का गुणनफल अनुक्रमानुपाती है उसके बल के, और इसके बीच की जो दूरी है ये व्युत्क्रमानुपाती है उसके बल के, ठीक। तो ये दोनों चीजें क्या है, उसके बल के अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि बल एक उभयनिष्ठ हो जा रहा है वहां पर, यानी कि दोनों में तो वही बल लग रहा है ना। तो यहाँ पर वो बल आपका जब एक उभयनिष्ठ हो जा रहा है तो आप इसको जब मिला के लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व 2 को मिला के रखने पर। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये इनको गुणनफल में लिख सकते हैं क्योंकि यह सब चीजें एक ही चित्रों के हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप Q1 इंटू Q2 और इंटू यहाँ पे कर सकते हैं 1/r²। तो जैसे ही आप इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू कितना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपान r² मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जब ये इतना मिल गया तो आप लोगों ने जानते होंगे कि यहाँ पर अगर हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगाते हैं तो उसको बराबर में चेंज करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, और जैसे ही हटाते हैं तो वहां पर हमें एक कांस्टेंट राशि मिल जाती है, ठीक। तो कोई ना कोई कांस्टेंट राशि हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको हटाएं तो हमें एक कांस्टेंट राशि कौन सी मिलेगी, तो k मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर हम उसको हटाएं तो ये लिख सकते हैं इसको कितना, तो F इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, k, और यहाँ पर Q1 इंटू Q2 अपान r², ठीक। तो ये चीज आपका मिल जाएगा क्या, कूलाम के नियम का फॉर्मूला। इसके साथ साथ जो k आता है ये क्या होता है, एक प्रकार का कांस्टेंट राशि होता है, और उस कांस्टेंट की जगह एक और कांस्टेंट राशि रखा जाता है तो उसका नाम क्या होता है, 1/4πε0। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका k है उसके जगह पे 1/4πε0 रखेंगे, ठीक। तो जैसे ही आप यहाँ पर k के जगह पे आपका 1/4πε0 रखते हैं तो आपको नया फॉर्मूला देखने को क्या मिलता है, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2 अपान r²। तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो कूलाम का नियम। ये बल है तो बल के लिए न्यूटन होता है, तो आप न्यूटन लिख सकते हैं इसका क्या, तो मात्रक लिख सकते हैं उसका, ठीक है ना। तो यहां से आपका ये होता है आपका पूरा कूलाम का नियम। इस प्रकार से इसकी व्यंजक को हम प्राप्त करते हैं। परिभाषित करना होगा तो आप चित्र से भी कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और अगर ये आपको परिभाषा याद हो जाए तो इस परिभाषा से आप चित्र भी बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब जब ये इतना आ गया तो ये अब इसमें ये समझने की बात है कि Q1 क्या है, Q2 क्या है, R क्या है, F क्या है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी आपको लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा। अगर परीक्षा में भी आप लिख रहे हैं तो उसमें भी आप उसको नोट करके दर्शा देंगे। तो यहाँ पर जो F होता है तो उनके बीच लगने वाला बल होता है, ठीक है ना। Q1 व Q2 के बीच का बल कौन है, तो F है। यहाँ पर जो Q1 और Q2 हैं ये क्या है, तो ये आवेश की मात्रा है, आवेश बोल सकते हैं या आवेश के मात्रा, ठीक है ना। यहाँ पे R क्या है, तो R जो है A व B के बीच का दूरी, यानी Q1 और Q2 के बीच की दूरी, ठीक है ना, के बीच की दूरी, ठीक। अब इसमें ये जो आपका 1/4πε0 आ रहा है तो इसको बोलते हैं क्या, एक कांस्टेंट है। तो 1/4πε0 ये क्या है, तो नियतांक है, ठीक है ना। इस नियतांक में भी जो आपका आता है ε0, इसका नाम होता है निर्वात में वैद्युतशीलता, ठीक है ना। तो इसका नाम होता है निर्वात में वैद्युतशीलता, ठीक है ना। ये निर्वात में वैद्युतशीलता, इसका ε0 का नाम होता है।
और जो इसका कांस्टेंट राशि होता है उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, इसका जो मान होता है, इसको इंपॉर्टेंट चीज इसको नोट कर लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये जो कांस्टेंट राशि है इसका होता है 9 × 10⁹ इसका जो है मान होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप इसके मात्रक को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर किसका, तो एप्सिलॉन 0 का मान होता है, वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो आशा है दोस्तों कि यहाँ पे आपको कूलाम का नियम समझ में आया होगा। अगर ये कूलाम का नियम समझ में आया है तो एक बार अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही आपके आगे के जितने भी टॉपिक हैं सब पे आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कराई जाएंगी।